हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी शक पहला और कुषाण के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने यूनानी शक पहला तथा कुषाण, यानी कि जब मध्य एशिया से कौन कौन से वंश थे या फिर कौन कौन सी जातियाँ थी जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, सबसे पहले हम लोगों ने उनके बारे में देखा था, उनका सही क्रम देखा था। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो यूनानी हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो यूनानी हैं, इन्हें ग्रीक यूनानी, हिंद यूनानी या फिर इंडो ग्रीक या फिर बैक्टीरियाई यूनानी के भी नाम से जाने जाते हैं। ये सारे पॉइंट जो है एक ही चीज़ को दर्शाते हैं कि यूनानियों का आक्रमण भारत में हुआ था और ये यूनानियों का दूसरे आक्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर ये दूसरे आक्रमण के रूप में जाना जाता है तो पहला आक्रमण कौन हुआ था दोस्तों? पहला आक्रमण हुआ था किसका? सिकंदर का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनांडर से जुड़ी कुछ बातें हैं, यहाँ पे मिनांडर से जुड़ी कुछ बातें हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे आगे चल के तो क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो यूनानी आक्रमण भारत पे हुए उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो कला के क्षेत्र में पड़ा था। और यूनानियों ने एक आर्ट चलाई थी जिसका नाम है हेलेनिस्टिक आर्ट। और कहाँ चलाई थी ये मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने चलाया था भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। और उसका उदाहरण भारत में क्या देखने को मिलता है, तो गांधार कला के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग शकवंश पे आए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर हम लोग शकवंश पे आए थे और शकों में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने देखा था कि शक की जो थी वो 5 शाखाएं थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि रुद्रदामन का जो एक जूनागढ़ अभिलेख भी था जो शकवंश के राजा थे। इसके अलावा एक शक राजा को एक कहाँ के राजा ने, उज्जैन के स्थानीय राजा ने, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि उज्जैन के स्थानीय राजा ने एक शक राजा को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये सबसे पहले विक्रमादित्य थे। और आगे चल के इतने ज़्यादा ये उपाधि जो है विक्रमादित्य इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है कि पूरे हिस्ट्री में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो ये भी पॉइंट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 14 शासकों ने, कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि 14 शासकों ने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक है, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। तो ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखा था। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो रुद्रदामन प्रथम के बारे में हम लोगों ने देखा था। इन्हीं का था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या पॉइंट था कि ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको पीछे जो पार्ट फर्स्ट, जो मौर्योत्तर काल हिंद यूनानी शक का जो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग को जो देखना है फ्रेंड्स वो देखना है पहलो या पार्थियाई, यानी कि पहलो वंश जो मध्य एशिया से भारत में आए थे और जिनको पार्थियाई भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यूनानी, फिर कौन से आए? शक, और फिर जो तीसरे नंबर का क्रम है हमारा वो है पहलो का, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और आज ही हम लोग आगे कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहलो के बाद जो आने वाला वंश था वो कुषाण वंश था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखना है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों का आधिपत्य हुआ, यानी कि पश्चिम भारत जो था, पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहाँ पे शक के बाद पहलव आए और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपना अधिकार जमाया था। इनका मूल निवास स्थान जो था वो था ईरान, जहाँ से वे भारत आए थे। और सबसे प्रसिद्ध पहलव राजा जो हुआ है फ्रेंड्स वो है गोंडोफर्निस। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि गोंडोफर्निस के शासनकाल में ही सबसे पहली बार संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में भारत आए थे। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले को तो सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्निस, ये नाम आपको याद रखना है। और ये क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भारत में अभी तक ईसाई धर्म का आगमन नहीं हुआ था। ईसाई धर्म यहाँ पे नहीं था भारत में पहलव काल तक, जब तक पहलव वंश वाले नहीं आए थे तब तक यहाँ पे कोई भी ईसाई का आगमन नहीं हुआ था। लेकिन गोंडोफर्निस के काल में क्या होता है
कि सबसे पहली बार संत टॉमस, ये आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बार संत टॉमस जो थे वो ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में भारत आए थे, इसलिए इनका काल जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और गोंडो फर्निस के शासन काल का एक अभिलेख भी है, और वो कौन सा अभिलेख है फ्रेंड्स? वो अभिलेख है कौन सा? आप देख रहे हैं यहाँ पे तख्ते बही अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि तख्ते बही अभिलेख जो है वो गोंडो फर्निस के शासन काल का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है। यानी कि ये जो तख्ते बही अभिलेख है फ्रेंड्स, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? पहलव वंश के राजा गोंडो फर्निस की। और बस 3 पॉइंट है। सबसे पहला कि ये ईरान से आए थे, सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडो फर्निस, संत टॉमस गोंडो फर्निस के शासनकाल में आए, और इनके शासनकाल से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है तख्ते बही। और ये मिला कहाँ से है? ये पेशावर से मिला है। अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोंडो फर्निस से संबंधित अभिलेख कौन सा है, तो वो है तख्ते बही, जो पेशावर अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से बस इतनी ही बातें थी। आगे अब हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के बारे में। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये मैं बार बार इनका क्रम रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा क्रम ध्यान में रखेंगे कि कौन पहले आए कौन बाद में आए। चलिए अब हम लोग लास्ट जो वंश आए थे कुषाण वंश, उनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पार्थियाई के बाद यानी कि पहलव के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले जो थे वो कौन थे? कुषाण थे, जिन्हें यूची या तोखड़ी भी कहा जाता था, ठीक है। कुषाणों को यूची या तोखड़ी भी कहा जाता था। कहने का ये मतलब है कि ये एक जनजाति भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यह पहले चीन की एक जनजाति थी जो पहले मध्य एशिया गए तथा बाद में मध्य एशिया से होकर ये भारत में आए थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा था। कुषाण उन्हीं में से एक कुल के थे। चलिए अब हम लोग इसके प्रसिद्ध शासक के रूप में देखते हैं कि कुषाण वंश में प्रसिद्ध शासक कौन कौन से हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें प्रसिद्ध हैं कि सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के शासकों ने, और वो सोने के सिक्के की जो गुणवत्ता थी वो गुप्त काल के सिक्कों से भी ज़्यादा उत्कृष्ट, यानी गुप्त काल के सिक्कों से भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फेमस शासक हुए हैं और फिर क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, उनकी क्या क्या देन है। सबसे पहला जो यहाँ पे कुषाण वंश का शासक था फ्रेंड्स, वो था कुजुल कड़फिसेस। याद रखेंगे पहलव वंश में गोंडो फर्निस, लेकिन कुषाण वंश में आते हैं हम लोग तो सबसे पहला शासक कुजुल कड़फिसेस, और ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था तथा इसने तांबे के सिक्के जारी किए, ठीक है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था ये, और इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे कुजुल कड़फिसेस ने। दूसरा शासक विम कड़फिसेस, ठीक है। दूसरा शासक जो था वो विम कड़फिसेस था, और यह कुजुल कड़फिसेस का उत्तराधिकारी था, और इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। यानी कि विम कड़फिसेस जो था फ्रेंड्स, उसने सोने के सिक्के जारी किए, और इतने अच्छे सोने के सिक्के इसने जारी किए थे कि जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन सिक्कों से अच्छी थी। यहाँ पे एक पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले अगर कोई शासक है, कोई वंश है, तो वो है गुप्त वंश, ठीक है। लेकिन गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, लेकिन वो सिक्के ऐसे नहीं थे जैसे विम कड़फिसेस ने जारी किए थे। यानी कि सबसे शुद्ध सोना अगर किसी ने जारी किया था तो वो विम कड़फिसेस ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के विम कड़फिसेस ने, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तकालीन शासकों ने जारी किए थे। तो आपके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जो हैं वो गुप्तकालीन शासकों के द्वारा यहाँ पे जारी किए गए थे। अब यहाँ पे क्या है, विम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो शैव था। यानी कि जो इसने सोने के सिक्के जारी किए थे फ्रेंड्स विम कड़फिसेस ने, उस पे आकृति किस चीज़ की बनी हुई थी? शिव, नदी और त्रिशूल की, जिससे यह क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो शासक था विम कड़फिसेस वो शैव धर्म को मानने वाला था। और जो पहला शासक कुजुल कड़फिसेस, उसने तांबे के सिक्के जारी किए।
और विम कन्फ्यूशियस ने सोने के सिक्के जारी किए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, सबसे लास्ट शासक विम कन्फ्यूशियस के बाद जो शासक हुआ था फ्रेंड्स, वो था कनिष्क। कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। और आप इनके बारे में देखिए कि इनसे जुड़े क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक, ठीक है। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क ने क्या किया कि अपनी राजधानी को मथुरा बनाया, ठीक है। मतलब अपनी राजधानी को कनिष्क ने पुरुषपुर या फिर पेशावर से ट्रांसफर करके कहाँ ला दिया, मथुरा में। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि कनिष्क जो थे कुषाण वंश के राजा, ये पश्चिम भारत से बढ़ते हुए आगे मध्य भारत तक आ चुके थे, ठीक है। मध्य भारत तक आए, फिर ये मगध की तरफ बढ़ रहे थे। तो जब चारों तरफ इन्होंने अपना अधिकार जमाया, ठीक है, जब चारों तरफ इन्होंने अपना अधिकार जमाया तो क्या हुआ, तो इन्होंने मथुरा यानी कि इन्होंने बीच में अपनी राजधानी को बनाया। और मथुरा जो था वो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से उस समय पूरे उन्नति पे था, यहाँ पे व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छे चल रहे थे। तो कनिष्क ने क्या किया, अपनी राजधानी को पेशावर से मथुरा में ला दिया, ताकि वो जो जितने भी प्रदेश उन्होंने जीते हैं सब पे वो अच्छे से ध्यान रख सके। चलिए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत को चलाया जो शक संवत कहलाता है, तथा भारत सरकार द्वारा ये शक संवत जो है फ्रेंड्स वो प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया शक संवत ही है, जो 78 ईस्वी में चलाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये शक संवत जो इसने चलाया था कनिष्क ने, ये अपने गद्दी पर बैठने के समय ही चलाया था। इसलिए कनिष्क का जो शासनारोहण है, यानी कि जब वो गद्दी पे बैठा था, शायद उस टाइम पे 78 ईस्वी का काल चल रहा था। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको रिपीट करा दूं कि कनिष्क ने तो शक संवत चलाया, लेकिन विक्रम संवत किसने चलाया, ये मैं अभी आपको पीछे बताई हूँ। जब शकवंश बता रही थी तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने विक्रम संवत चलाया था। चलिए, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी प्रदान भी किया था। उसने कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था पीछे जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तब। यहाँ पे कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था और कनिष्क के दरबार में एक राजकवि रहा करते थे फ्रेंड्स, जिनका नाम था अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी। इसके अलावा सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित और शारिपुत्र, ये किसके रचयिता, ये रचना किसके द्वारा की गई थी, अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। राजवैद्य जो थे वो चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र की रचना की, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, कनिष्क के दरबार में प्रमुख कुछ विद्वान व्यक्ति थे। कौन कौन थे, वसुमित्र थे, पार्श्व थे, नागार्जुन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, वो थे, महाचेत, संघरक्ष इत्यादि, यानी कि जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़े बड़े जो विद्वान थे वो सारे के सारे कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और भी बोल सकते हो कि बौद्ध धर्म को मानने में कनिष्क जो है शायद वो लास्ट शासक ऐसा था जिसने बौद्ध धर्म को इतना ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया, या फिर बौद्ध धर्म इसके टाइम पे फला फूला बहुत से बौद्ध ग्रंथ की भी यहाँ पे रचना हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा जो कुछ विद्वान व्यक्ति हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए, नागार्जुन, यहाँ पे नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, ये सबको पता होगा। एक छोटा सा बच्चा होगा उसे भी ये बात पता होगी कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। माध्यमिक सूत्र की रचना, ठीक है, इन्होंने की थी नागार्जुन ने, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं व्यापारिक संबंध के बारे में कि कनिष्क के टाइम पे व्यापारिक संबंध कहाँ से कहाँ तक था। चलिए, व्यापारिक संबंध था जो फ्रेंड्स वो था पश्चिमी विश्व तथा मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध यहाँ पे कनिष्क के टाइम पे चल रहा था। कनिष्क भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने चीन से भारत होकर पश्चिमी की तरफ होने वाले रेशम के व्यापार पर अधिकार किया था।
इस मार्ग को रेशम मार्ग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहले रेशम का जो आविष्कार हुआ था या फिर रेशम बनाने वाली मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। और ये आपके लिए जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कभी भी किसी भी एग्जाम में जाओगे कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को वहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कनिष्क ने क्या किया, चीन से, देखो चीन से पहले भारत से होकर चीन से भारत में पहुंचा था रेशम। ठीक है, और वहाँ से क्या होता था कि वहाँ से आगे, यानी कि आप इधर जब जाओगे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब जो देश है इधर साइड में जाता था व्यापार होने के लिए। तो जब चीन का सामान, जब चीन का रेशम जो था वो भारत से होके गुजर रहा होता था, तो कनिष्क ने क्या किया कि वहाँ पे उन पे उस रास्ते पे इन्होंने चुंगी लगा दिया था। चुंगी का मतलब है कि कुछ पैसे वहाँ पे वसूले जाते थे, तभी उन सामानों को बाहर जाने दिया जाता था, भारत के बाहर। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ऐसा पहला शासक था जिसने रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसने रेशम मार्ग पे अपना अधिकार कर लिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि कनिष्क ने रेशम मार्ग पे अपना अधिकार कर लिया था। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कनिष्क को उसके अभिलेखों में देवपुत्र शाही, शाहीनुशाही कहा गया है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कनिष्क को उसके अभिलेख में देवपुत्र शाही, शाहीनुशाही भी यहाँ पे कहा गया है। महत्वपूर्ण कलाएं, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में फ्रेंड्स, कनिष्क जो था वो कला का भी पोषक था। तो कनिष्क के शासनकाल में आप यूँ कह सकते हैं कि उसके शासनकाल में कला जो थी वो बहुत फली फूली थी और उसने कला को भी संरक्षण दिया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी, गांधार शैली और मथुरा कला शैली। ठीक है, कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया और इसी के पास एक विशाल संघाराम, जिसका एक और नाम है कनिष्क चैत्य, का भी निर्माण करवाया था। और ये किसने करवाया था, यवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझा दूं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। कनिष्क ने पुरुषपुर में, जो पुरुषपुर क्या है फ्रेंड्स, आज का जो पेशावर है उसको पहले पुरुषपुर बोलते थे, उसने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवा दिया पेशावर में। और उस स्तूप के पास ही क्या हुआ था, उस स्तूप के पास ही एक विशाल संघाराम, ठीक है, जो कनिष्क चैत्य के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया था। लेकिन कनिष्क ने ये निर्माण नहीं किया था, ये किसने किया था, एक यवन वास्तुकार थे जिनका नाम था अगिलस। इन्होंने स्तूप के पास कनिष्क चैत्य का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो चैत्य है और कुछ नहीं है, ये चैत्य कनिष्क चैत्य, यानी कि आप आवास के रूप में भी समझ सकते हो, रहने वाले घर के भी रूप में यहाँ पे समझ सकते हो। चलिए, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वासुदेव था, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके, ये जो कुछ पॉइंट है कुषाण वंश और पहलव या पार्थियन वंश से संबंधित, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव जिनको पार्थियन के भी नाम से जानते हैं, और फिर लास्ट में कुषाण वंश के शासक आए। ठीक है, कुषाण वंश में कनिष्क सबसे महान शासक हुए और सबसे जो उन्नत किस्म के सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण वंश के शासक ही थे। इसके अलावा कला में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा कला शैली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहा करते थे, जिनमें एक नागार्जुन भी थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, वसुमित्र ने भी रचना की थी बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स वही क्वेश्चन, वही टॉपिक्स दे रही हूँ, वही पॉइंट आपके नोट्स में है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप ये नोट्स कर लेते हो तो फिर आपको इसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग आगे अब क्या लेके आएंगे, गुप्त वंश के बारे में। जो गुप्ता काल था बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्ता काल को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे जो भी चैप्टर होंगे वो मैं एक एक करके आपके लिए लेके आऊँगी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपने पीछे के जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक सीक्वेंस में डाले गए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप आ जाके देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको इनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको इनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी जाएगा, फ़ोन नंबर जाएगा, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज के लिए बस रहने देती हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।